हमारा क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया था। 17 हमने नहीं करना, 17 हमारे सिलेबस में नहीं है, जोन रिफाइनिंग, फ्लोटेशन और क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 18 करना है हमने अभी, डू क्वेश्चन नंबर 18। और 18 के बाद हमें 19 भी नहीं करना, 19 हमारे सिलेबस में नहीं है। और 19 के बाद 20th भी आपको नहीं करना, सिलेबस से कटा हुआ है आपके। इसके बाद आप करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से। अब पहले 18 करिए, 1 मिनट का टाइम दिया 18 को करने के लिए। 1 मिनट टाइम इज गिवन फॉर 18 क्वेश्चन। चलिए टाइम आप बताइए क्या हो रहा है पहले क्वेश्चन के अंदर। CH3COH में क्या डाल दिया आपने, NH3 डाल दिया। आपको बताइए क्या करने वाला है, जल्दी बोलो क्या करने वाला है। आसान सी रिएक्शन, क्या चीज भागेगी यहाँ से OH और यहाँ से एक H, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, CH3CONH2, हाँ या ना। बच्चों दिख रहा है ये, हाँ या ना। इज इट विजिबल बच्चों, आवाज आ रही है मेरी। यस सर। ठीक है, ये क्या बनाएगा पहली चीज, CH3CONH2 बनाया नहीं बनाया आप लोगों ने। इसके तुरंत बाद Br2KOH डाल दिया, कौन सी रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। कौन सा ग्रुप बाहर निकल जाता है आपका, CO ग्रुप बाहर निकल गया, तो ये तो बना आपका A। जब इसमें डाला Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो ये क्या बन गया आपका CH3NH2। और फिर इसके अंदर ही, इसी कंपाउंड बी के अंदर आपने क्या डाल दिया, क्लोरोफॉर्म डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। बताओ कौन सी रिएक्शन है, कोई बताया आप में से, व्हिच रिएक्शन इज दिस। कार्बोलामीन। बहुत बढ़िया, कार्बेलामाइन रिएक्शन। और क्या प्रोवाइड करता है कार्बेलामाइन रिएक्शन, CH3NC, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। एम आई क्लियर टू ऑल। जल्दी सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है, बेसिकली बहुत ही आसान रिएक्शन साफ साफ दिख रही है। ये C6H5 एंड ट्रिपल बॉन्ड N BF4। बताओ कौन सा मॉलिक्यूल भाग जाएगा तुरंत हीट करते ही, कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकलने वाला है, जल्दी बोलो। PF3 तुरंत भाग जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ पर आ गया F। एम आई क्लियर टू ऑल, हाँ या ना। ये बनता हीट करने पे, लेकिन आपके साथ हीट करने पे क्या डाल दिया उसने, NaNO2 भी डाल दिया है, साथ में कॉपर भी डाल दिया। तो ऑब्वियस सी बात है N2 भी बाहर भाग जाएगा, NaF भी भाग जाएगा, और बेंजीन रिंग पर क्या आ जाएगा डायरेक्टली, NO2। कितने लोग को ये बात समझ आई, आपको समझ आया क्या क्या बाहर निकला। जैसे ही आपने इसमें NaNO2 डाला इसी कंपाउंड में, तो क्या क्या बाहर निकला, यहाँ से N2 गैस, यहाँ से क्या बाहर निकला, NaF। तो रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया, NO2 गैस किसके ऊपर आ गई, बेंजीन रिंग के ऊपर। ये क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। और इस पे मैंने क्या डाल दिया, FeHCl। बच्चे बहुत गलती करते हैं, यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन लिखाते हैं, फ्लोरोबेंजीन इज रॉन्ग। इसमें से N2 बाहर निकल जाएगा, NaF बाहर निकल जाएगा, और NO2 इस रिंग के ऊपर आ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन गया। इसमें मैंने क्या डाल दिया, FeHCl। रिडक्शन कर रहा हूँ, बताओ रिडक्शन पे क्या बनता है यहाँ पे, जल्दी से बोल दो, एनिलीन। और इसी एनिलीन पे मैंने क्या डाल दिया, CH3COCl। सेम कहानी आपको आती है, बताओ क्या होने वाला है। CH3COCl डालूंगा तो कौन Cl किसको लेके जाएगा, एक Cl एक H को ले जाएगा। बचा हुआ कंपाउंड आपके सामने है, ये क्या बन जाएगा आपका N, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ पर आ जाएगा C, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा CH3। एम आई क्लियर टू ऑल। दिस इज कंपाउंड C, this is compound aniline is compound B and this nitrobenzene is compound A। कितने लोगों का, कितने पार्ट ठीक थे इसके अंदर से, जल्दी बोलिए। कितने लोगों के 3 में से 2 पार्ट ठीक थे, जो 3 सब पार्ट है ABC, इसमें से कितने लोगों के 2 सब पार्ट ठीक थे, कोई ऐसा बच्चा है, किसी के एक भी पार्ट ठीक नहीं है। फर्स्ट सब पार्ट किसका ठीक था, सर मेरा ठीक था। तीनों ठीक थे उसके अंदर, यस सर ठीक था। फर्स्ट के तीनों ठीक थे। यस सर।
वेरी गुड। सेकंड में कितने ठीक थे? सर सेकंड करने वाला था लेकिन आपने टाइम अप बोल दिया। टाइम कम, टाइम आप लोग बहुत ज्यादा ले रहे हो, मुझे लग रहा है आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो मॉक की बिल्कुल भी, इसलिए आपको टाइम इतना लग रहा है। ये क्वेश्चन 1 मिनट का था खाली। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। इसके अंदर ये रेड फास्फोरस इज लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस वाला रहने देना, बाकी दो पार्ट करो, बी और सी पार्ट जल्दी से करिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों जो होती है हेलोजेंस की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू आर लार्जली नेगेटिव, क्यों होती है नेगेटिव? So largely negative because they only need one electron for forming stable configuration. So वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजीली, समझ रहा हूं मैं इस बात को। और एक बात और भी तो है, अलोंग द पीरियड ग्रुप 17 सबसे लास्ट में आता है। सर स्मॉलेस्ट न्यूक्लियर साइज। चार्ज ज्यादा हो जाता बहुत है बढ़िया, छोटे बहुत साइज। बस ये वाली बात भूलना मत, आपको ये एग्जाम में लिखनी है। अलोंग द पीरियड दे लाई इन दी राइट मोस्ट कॉर्नर ऑफ पीरियोडिक टेबल, देयर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मोर। इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? हाईएस्ट होता है, इसीलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, हेंस दे इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। अगला वाला क्वेश्चन आप बताओ मैं जल्दी से, सेकंड पार्ट, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। N2O5 और N2O3 बोल रहा है। सर सर N2O5 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +5 होती है और बहुत बढ़िया। N2O3 में +3 की होती है, तो सर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से ग्रेटर एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। इसमें x की वैल्यू +5 आ गई, इसमें x की वैल्यू कितनी आ रही है? +3। मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मैंने सिखाया था आपको, मोर द ऑक्सीडेशन यस स्टेट सर। मोर विल बी द एसिडिटी। एम आई क्लियर टू ऑल? उतनी ज्यादा एसिडिटी हो जाएगी जितना ऑक्सीडेशन स्टेट आपका ज्यादा होगा। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलो, समझ आ गया सभी को? ये क्लियर है? ठीक है, अगर ये क्लियर है तो जल्दी से करके दिखाइए क्वेश्चन नंबर 22। सभी को करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 22, कोई भी छोड़ेगा नहीं इसको, जल्दी करिए 22। जो तविश बोल रहा है गलत नहीं है, मार्क्स तो मिलेंगे इसे लेकिन पार्शियल मिलेंगे। आप ये देखो एसिटाइलेशन का मतलब क्या है, पहले तो आपने डाला क्या है इसमें? एसिटिक एनहाइड्राइड डाला होगा, ठीक है, ये ग्रुप डाल दिया आपने, डाला किस पे है? एनिलीन पे डाल दिया, एनिलीन ये है आपके पास। अब आप जानते हो इनमें से उन्हें चार्ज विड्रॉ किया हुआ है, वो पे नेगेटिव है, तो ये रिमेनिंग ग्रुप जो है जिस पर चार्ज क्या है? पॉजिटिव, वो किसके ऊपर कंबाइन करने वाला है? एन के ऊपर क्या मौजूद है? लोन पेयर ना, तो ये इस पर अटैक कर जाएगा। जैसे ही ये इस पर अटैक करेगा, बताओ कंपाउंड क्या बनने वाला है? ये बनने वाला है एन, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया, हाँ या ना? ये बन गया नहीं बन गया? जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो? एसिटिनलाइड। क्या बोलते हो इसको? एसिटिनलाइड। अब एक बात नोटिस करो, एन का जो लोन पे इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ इस्तेमाल हो गया? वो यहाँ इस्तेमाल हो गया ना। अब वो कहाँ नहीं जा पा रहा? पहले लोन पेयर कहाँ दे रहा था? वो कॉन्जुगेशन में इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब लोन पेयर कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? लोन पेयर तो इस्तेमाल हो गया इस ग्रुप के साथ कंबाइन करने पे, हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। नाउ लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल, लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल। किसके लिए अवेलेबल नहीं है लोन पेयर? इज नॉट अवेलेबल फॉर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन के लिए लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। इसीलिए आपका ये जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, इस कंपाउंड का कैरेक्टर, एक्टिवेशन इफेक्ट कम हो गया। क्योंकि एक्टिवेशन क्या होता है एनिलीन का, कि आने वाले ग्रुप को कहाँ इनवाइट करे ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे इनवाइट करे। लेकिन इस केस में ऐसा वो नहीं कर पा रहा। ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? कारण क्या है उसके पीछे? ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस्तेमाल हो चुकी है पहले ही। कहाँ पे? जो उसने एसिटाइल ग्रुप फॉर्म कर लिया कंबाइन करते वक्त, उसमें इसकी लोन पेयर इस्तेमाल हो गई, इसलिए वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा। अगला वाला क्वेश्चन सभी ने कर लिया होगा और सही किया होगा, उम्मीद है मुझे। क्वेश्चन था आपका CH3NH2 ज्यादा बेसिक है इन कंपैरिजन टू C6H5NH2। बताओ आंसर क्या लिख कर आया उसका? ये प्लस आई इफेक्ट से चार्ज इकट्ठा कर रहा है यहाँ पे, और एन पे लोन पेयर इकट्ठा हो रही है, डेंसिटी ज्यादा है।
इसका लोन पेयर कहाँ जा रहा है, रिंग के अंदर जा रहा है, रेजोनेंस ज्यादा हो रही है, रेजोनेंस की वजह से चार्ज डेंसिटी या चार्ज क्या नहीं हो पा रहा, एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहा, चार्ज क्या नहीं हो पा रहा, एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहा। जबकि इसके अंदर बात करें तो चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। अगर चार्ज एक्यूमुलेट होता है तो क्या बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली, कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। एम आई क्लियर टू ऑल? आया ना? सभी ने लिखा? कितने लोगों का आंसर था बताइए एक बार जल्दी से, कितने बच्चों ने यही आंसर लिखा था? काइंडली आंसर। वेरी गुड। मयंक का आंसर ठीक था, अर्निमा का ठीक था, तवेश का ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। आयुष तुम्हारा नहीं हुआ, अनिकेत, अरित्रा, रिदम, सान्या तुम्हारा ही आंसर नहीं था? सब हो गया था बट हैंड रेज नहीं हो रहा मुझसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑल्दो NH2 इज ऑर्थोपैराडाइक्टिंग। इसका आंसर सभी का आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए इसका। NH2 ऑर्थोपैराडाइक्टिंग है, फिर भी एनिलीन नाइट्रेशन करने पर मेटा नाइट्रो एनिलीन फॉर्म कर लेता है। याद आया कुछ? क्या फॉर्म कर लेता है वो? ऑन नाइट्रेशन एनिलीन फॉर्म क्या फॉर्म कर लेता है, तो बताएगा आप में से? एनिलीनियम आयन। याद आया कुछ? कैसे बना था बताता हूं आपको, क्लियर करता हूं एनिलीनियम आयन कैसे बना था। ये आपका NH2 ग्रुप था, आपने इसकी नाइट्रेशन कर दी इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो यहां से क्या बाहर निकल रहा था, कौन सा ग्रुप बाहर निकल रहा था, NO2 कहाँ कहाँ पे आ रहा था, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर आ रहा था। लेकिन इस दौरान यहाँ से H+ भी तो निकला, और H+ कहाँ जाके अटैक कर गया, N की लोन पेयर पे। और जब N की लोन पेयर पे अटैक किया तो N ने क्या फॉर्म कर लिया यहाँ पे, NH3 पॉजिटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिलीनियम आयन। और एनिलीनियम आयन कैसा ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग, इसीलिए आपका NO2 ग्रुप भी बनता है, यानी कि NH3 पॉजिटिव की प्रेजेंस में इट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन एज वेल। जबकि ये कितना बनता है पता ना परसेंटेज, 47% ये बनता है, आपका 51% जो बनता है वो पैरा बनता है, और खाली 2% जो है वो आपका ऑर्थो वाला बनता है। एम आई क्लियर टू ऑल? कितने बच्चों का ये आंसर सही था? इसका रीजनिंग कितने लोगों को आती थी, प्लीज रेज योर हैंड, जितने लोगों को इसकी रीजनिंग आती थी। रोहित मुंजाल को आती थी, वेरी गुड। सिद्धार्थ को आती थी, नाइस, वेरी गुड। ये आंसर्स वो है, अभी आपको आने चाहिए, ये इनके आंसर्स गलत नहीं होने चाहिए आप लोगों के, ठीक है? चलो फिर समझाता हूँ, एक बार सुनो। अरित्रा आपको अगर ये नहीं आता तो, एनिलीन के ऊपर लोन पेयर था, और लोन पेयर होने की वजह से ये आने वाले ग्रुप को कहाँ इनवाइट करता, ऑर्थो और पैरा पे इनवाइट कर रहा था ईमानदारी से। तो कौन सा ग्रुप था जो ऑर्थो पैरा पे आ रहा था, NO2 ऑर्थो पे भी जुड़ रहा था, NO2 पैरा पे भी जुड़ रहा था। किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि बेटा भी बन सकता है, लेकिन H2SO4 में से H+ निकला, जाके किस पे कंबाइन कर गया, NH2 पर। इसको कहते हैं एनिलीनियम आयन, NH3 पॉजिटिव को बोलते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर को एनिलीनियम आयन। और ये डेफिशिएंट ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ भेजते हैं, आने वाले को मेटा पे भेजते हैं। इसीलिए NO2 को ये मेटा पर भी भेजेगा, क्योंकि इसने क्या फॉर्म कर लिया, एनिलीनियम आयन, जो कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मेरी बात समझ आ रही है? आ जाइए जरा अगले क्वेश्चन पे क्विकली। क्वेश्चन नंबर करके दिखाइए सभी बच्चे मुझे, इसमें आप ये मत करिएगा, ये वाला पार्ट मत करिएगा, कर चुका है ये क्वेश्चन नंबर। इसके तीनों पार्ट करिए क्विकली, और इसका ये वाला पार्ट भी करिएगा जल्दी से। और ये वाला भी जल्दी से करिए, ये पार्ट की क्वेश्चन फटाफट 2 मिनट में करने हैं सारे क्वेश्चन, 2 मिनट्स। वाई ट्रांजिशन, बोलिए बोलिए। सो उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसके से वो और के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म सही करने है, में आसानी होती है। बिल्कुल सही है, वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला पॉइंट वैलिड है। लेकिन मैंने आज सुबह एक पॉइंट सिखाया था, अगर आपको याद हो, ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में NS और N-1D का एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, एनर्जी डिफरेंस इज नॉट हाई। इसका मतलब जितनी एक्टिवनेस से NS के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे,
उतनी ही एक्टिवनेस से n-1d के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे, इसीलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। मेरी बात समझ आ गई? ये दोनों पॉइंट्स लिख कर आएंगे आप, ये वाला भी लिख कर आएंगे और ये वाला भी लिख कर आएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। जिंक, कैडमियम, मरकरी सॉफ्ट मेटल्स है, ट्रांजिशन मेटल्स बोलते नहीं है इनको क्योंकि इनका डी कंप्लीटली फिल्ड होता है। ये सॉफ्ट मेटल्स कैसे हो गए बोलो? देखो इसका एक आंसर बहुत सिंपल सा आंसर है, आप लोग याद रखना, भूलना मत इसको। जिंक, कैडमियम, मरकरी में पहली बात तो हम जानते हैं इनका डी कंप्लीटली फिल्ड है या नहीं? यस सर। तो ये ऑब्वियस ही बात है, डी कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से ये कोवलेंट कैरेक्टर शो नहीं कर सकते। कैन नॉट शो कोवलेंसी, कैन नॉट शो कोवलेंट कैरेक्टर। लेकिन ये क्या शो कर सकते हैं, मतलब बाकी जो एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो शो करते हैं दोनों चीजें, वो कोवलेंट कैरेक्टर भी शो करते हैं और मेटालिक कैरेक्टर भी शो करते हैं, कोवलेंट एज वेल एज मेटालिक कैरेक्टर। तो आप मुझे बताओ किसके बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होंगे, किसके बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होंगे, जो दो तरह की बॉन्डिंग शो कर रहा है या जो एक तरह की बॉन्डिंग शो कर रहा है? सर जो दो तरह की दो बात तरह कर की, रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लिख के आओगे ट्रांजिशन एलिमेंट शोज कोवलेंट एज वेल एज मेटालिक कैरेक्टर, whereas cadmium, mercury, zinc, all of them are having completely filled d orbitals, therefore they cannot show covalent character, hence they are generally soft in comparison to the other transition metals. Am I clear to all? ये स्टोरी समझ आ गई सभी को? यस। इससे अगला वाला क्वेश्चन भी आज सुबह करवाया था Yes, sir. मैंने। Mn3+ और Mn2+ कपल का जो वैल्यू है बहुत पॉजिटिव है, Mn3+ से Mn2+ बनना, ठीक है ना? वो कारण आप जानते ही हो, Mn3+ क्या बन चुका है, क्या गेन कर चुका है? Mn2+ करते ही क्या बन चुका है वो जल्दी बोलो? D5. D5। और D5 क्या होती हाफ है? फिल्ड। हाफ फिल्ड होती है। अगर D5 हाफ फिल्ड है तो इसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, और ज्यादा काम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका वर्क डन क्या आएगा, E0 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। Am I clear to all? यस सर। Yes, sir. अगला क्वेश्चन कह रहा है वन डिफरेंस बिटवीन केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स। देखो एक तो आप जानते ही हो, लैंथेनॉइड्स में जो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कम है इन कंपैरिजन टू एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के, हाँ या ना? और इसके अंदर वैसे भी लैंथेनॉइड जो होते हैं दे शो लेस ऑक्सीडेशन स्टेट, लेस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि एक्टिनॉइड्स में मोर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। कारण क्या है, उसके पास एक शेल फालतू बढ़ जाता है। जब शेल फालतू बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ते हैं। और दूसरी बात, जितने ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होंगे उतने ही कॉम्प्लेक्स कलरफुल होंगे, जबकि इसके कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो लेस कलरफुल या फिर कलरलेस ही मान लेते हैं इसको। एम आई क्लियर टू ऑल? ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो Yes, गए sir. आप लोगों को? ये कॉमन सेंस से किया हम लोगों ने, कोई दिमाग नहीं लगाया इसके अंदर। अब कह रहा है फॉलोइंग आर द ट्रांजिशन मेटल आयंस ऑफ 3D सीरीज Ti4+, V2+, Mn3+ और Cr3+। इनका एटॉमिक नंबर आपको दे दिया हुआ है। कह रहा है विच आयन इज मोस्ट स्टेबल इन दी एक्वस सॉल्यूशन एंड व्हाई। मैंने एक चीज सिखाई थी, अगर वो याद है तो आपको तुरंत आंसर बोल दूंगा। बताओ इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सर Mn Mn कैसे हो गया? तो Mn3+ है, D4 बना चुका है। नहीं सर। सर Ti4+। Ti4+ शक्ति, इसने तो क्या किया, सब कुछ ही खत्म कर दिया, डी भी खत्म कर दिया। ये तो काउंट ही नहीं होगा किसी तरीके से भी। जल्दी सोचो ध्यान से। बेरिलियम पे एक अनपेयर्ड है, इस पे एक अनपेयर्ड है, इस पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा B2+ होने के बाद भी, और वो किसी कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन Cr3+ करते ही आप मुझे बताओ ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है? D3, आया ना? और मैंने आपको बात सिखाई थी अगर याद हो तो, सबसे स्टेबल क्या होता है? D10, फिर कौन आता है? D5, और फिर क्या आता है आपका? D3। तो एक बात ध्यान रखना, जिसकी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑब्वियस सी बात ज्यादा होगा, तो समझ जाना वो उतना ही स्टेबल है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड किस पे करता है?
उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे। ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन गेन करके बैठा हुआ है? ये आपकी D3 कॉन्फ़िगरेशन लेके बैठा हुआ है, जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं T2G और उसके ऊपर क्या लिखा होता है 3। ये आपकी ये हाफ फील्ड से लोअर स्टेट है बट स्टेबल स्टेट है, तो हम बोलेंगे ये वाली कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा हो गया, इसीलिए ये एक्वस फॉर्म में भी स्टेबल रहता है। एम आई क्लियर टू ऑल? बात समझ आ गई सभी को? पहले का आंसर क्लियर Yes, हुआ? sir. चलिए बताइए सेकंड। विच आयन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाई? व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो क्या करता हो? रिडक्शन करता हो। इनमें से सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लेना चाहता है और बताओ क्यों? सर वेनेडियम, उस पे एक अनपेड बच जाएगा। अरे कमाल कर दिया आपने। Mn3 प्लस से क्या Mn2 प्लस बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? यस क्या बन सर। जाएगा? ये D5 कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा, हाफ फील्ड होगा, ये तो बहुत ही ज्यादा सुखी हो जाएगा हाफ फील्ड होते ही। मोस्ट स्टेबल D10 के बाद कौन स्टेबल होता है? D5 बनना चाह रहा है वो, आप उसे रोक क्यों रहे हो? समझ आ रही बात? आप बताओ तविश, आप भी चाइनीज कलरलेस एंड व्हाई, इनमें से कौन सा कलरलेस है और क्यों? अब आप आंसर दो जल्दी से। कलरलेस कौन होता है? जो Sir, पेयर्ड होता है, Ti4 जिसके पास plus. इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। बताओ आंसर। Sir, Ti4 plus. आप बिल्कुल ठीक बताया आपने, बात समझ आ गई, क्योंकि इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है बेसिकली इसके आउटर मोस्ट शेल में कोई फालतू हमारे लिए, तो फिर ये कैसे कलर शो कर सकता है? एम आई क्लियर टू ऑल? चलिए Yes, आगे आ sir. जाइए, ये वाला क्वेश्चन नहीं करना हमने। इसके तुरंत बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट करके दिखाइए ए पार्ट, जल्दी से ए पार्ट करिए 2 मिनट के अंदर अंदर। 2 मिनट्स टाइम गिवन टू यू। जल्दी बोल दो। सर डेल्टा TF इज इक्वल्स टू K पहले इनटू क्या गिवन स्मॉल है m। बताओ मुझे? 10% सॉल्यूशन दिया हुआ है हमें, हाँ या ना? 10% सॉल्यूशन Yes, दे sir. दिया, किसका? ग्लूकोज का, सुक्रोज का, पानी के अंदर। तो पहली बात तो आप ये बताओ 10% का मतलब क्या होगा? गिवन मास कितना हो गया इसका? 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सुक्रोज का? 342। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि क्या दे दिया आपको? TF दे दिया 269.15 केल्विन। ठीक है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। आपको क्या दे दिया है? T0 FB दिया हुआ है कितना? 273.15। तो पहले डेल्टा TF निकाल लो यहाँ से। अभी इसको इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, एक बार दोबारा रिजॉइन करो आप लोग।